अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल वी फिज़िक्स। आज जो बच्चों हमारा टॉपिक है लेक्चर का चैप्टर नंबर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा का, दैट इज़ अनसर्टेनिटी विद इन द एटम। ठीक है, अनसर्टेनिटी विद इन द एटम ये क्या है? बाय यूजिंग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या किया गया था कि ये फाइंड किया गया था कि जो इलेक्ट्रॉन है क्या वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है या फिर आउटसाइड द न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है। बेसिकली इस प्रिंसिपल के थ्रू ये कंफर्म हुआ था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, आउटसाइड द न्यूक्लियस या इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, अब हम देखते हैं बाय यूजिंग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वो क्या था कि अगर हम ये कंडीशन लेते हैं, अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो इनसाइड द न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये आगे इसके नंबर ऑफ़ शेल्स हैं, तो ये इसका साइज़ होगा जैसे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक डेल एक्स डॉट डेल पी ये आपके पास इक्वल होगा h/2 के। ठीक है, तो ये जो साइज़ है न्यूक्लियस का, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड डायामीटर, वो है होता है आपके पास 10⁻⁻14 मीटर तक। तो डेल एक्स हम जो लिखेंगे उसकी जगह 10⁻⁻14 को पुट करेंगे। ठीक है, डेल्टा पी की बात तो हो रही है, तो पी इज़ इक्वल्स टू हमारे पास इक्वल होता है एम वी। तो डेल्टा पी है तो डेल्टा पी इज़ इक्वल्स टू एम इंटू डेल्टा वी। ठीक है, और ये मैस है और ये आपके पास वेलोसिटी है। तो डेल्टा पी की जगह हम लिख देते हैं एम डेल्टा वी। आपके पास ये वैल्यू आ गई। हमने फाइंड करनी है क्या इसमें, डेल्टा एक्स तो साइज ऑफ द न्यूक्लियस हमें गिवन है, मैस भी हमें इलेक्ट्रॉन का पता होता है, दैट इज़ 9.1 क्रॉस 10⁻⁻31। एच भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। पीछे रह गया आपके पास वेलोसिटी, हमें वेलोसिटी नहीं पता, तो जाहिर सी बात है हमें वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन तमाम चीज़ों को आप क्या कर देंगे, इधर डिवाइड कर देंगे। डेल्टा वी आ गया, वैल्यूज़ हमने पुट की, सारी वैल्यू हमारे पास गिवन थी। तो वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का आंसर आता है, दैट इज़ 7.3 क्रॉस 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड उसने कहा है इलेक्ट्रॉन की, अगर वो इनसाइड द न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है तो होनी चाहिए, होगी, जो फिज़िकली नॉट पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आइंस्टाइन ने हमें बताया कि जो मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती है वो लाइट है, जिसकी स्पीड क्या है 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सबसे फास्टेस्ट अगर लाइट ट्रैवल करती है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें जो स्पीड मिली है इलेक्ट्रॉन की इनसाइड द न्यूक्लियस, इससे ज़्यादा स्पीड आई है। तो मतलब इससे ज़्यादा स्पीड में अगर वो न्यूक्लियस में होता तो मूव करता, तो फिज़िकली जो है पॉसिबल नहीं है। इस स्टेटमेंट से, इस वेलोसिटी से ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है इनसाइड द न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अब बात आती है आउटसाइड द न्यूक्लियस। आउटसाइड द न्यूक्लियस हमने जब न्यूक्लियस का सिर्फ डायमीटर साइज़ लिया था तो हमारे पास था 10⁻⁻14। जब हम एक आउटसाइड अगर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल इस शेल में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस शेल का जो डायमीटर है, जो साइज़ होगा वो 10⁻⁻10 मीटर होगा। ठीक हो गया। तो इसी तरह हमने जैसे पीछे वेलोसिटी फाइंड की थी, इसमें भी हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे, सिर्फ साइज़ चेंज होगा। और जब वेलोसिटी हमने निकाली तो हमारे पास 146 क्रॉस 10⁻7 मीटर पर सेकेंड आ गई है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट से कम है। ठीक है, तो दैट इज़ फिज़िकली पॉसिबल। तो फिर इसी वजह से हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटसाइड द न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है। मतलब एटम में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा लेकिन आउटसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी विद इन द एटम हमने फिर ये चीज़ फाइंड की। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों लेज़र। जो मेन हमारा टॉपिक है इसमें, दैट इज़ लेज़र। लेज़र क्या है? लेज़र बेसिकली एब्रीवेशन है लाइट, एल से लाइट, ए से एम्प्लीफिकेशन, एस से स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन।
क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन है स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अब यहाँ वर्ड यूज़ किया गया है स्टिमुलेटेड। पहले देखते हैं ये स्टिमुलेटेड होता क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होती है ऑफ रेडिएशन। अब जो दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, एक स्टिमुलेटेड प्रोसेस होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जो सेल्फ मेड प्रोसेस होते हैं, मतलब उनको चलाने के लिए कोई हमें इंटरनली या एक्सटर्नली कोई सोर्स नहीं देनी पड़ती, ठीक है। तो वो खुद ब खुद आके प्रोसेस चालू होते रहते हैं, ठीक है, वो प्रोसेस कहलाते हैं स्पॉन्टेनियस। स्टिमुलेटेड प्रोसेस वो वाले प्रोसेस हैं जिनको चलाने के लिए कोई एक्सटर्नल सोर्स हमें रिक्वायर्ड होती है, कोई फोर्स हम देंगे तो आगे से क्या होगा, वो प्रोसेस परफॉर्म होगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ जो एमिशन होगी वो क्या होगी, स्टिमुलेटेड होगी, मतलब कि हम एक्सटर्नली कोई ना कोई चीज़ अप्लाई करेंगे, उसके बाद वो प्रोसेस जो होगा वो एमिशन होगी, ठीक है। अब आते हैं लेज़र की तरफ। लेज़र क्या है, एम्प्लीफिकेशन है स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन की, ठीक है। अब स्टिमुलेटेड की और अच्छे से आपको समझ आ जाएगी, मैं अभी आपको समझाती हूँ। अच्छा, कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास दो आपके पास एनर्जी स्टेट है, एक ये एनर्जी स्टेट है, एक ये एनर्जी स्टेट है। ये आपके पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है मतलब यहाँ, और ये एक्साइटेड स्टेट है। ये दोनों स्टेट्स हैं, इसको लेट से हम नाम दे देते हैं E1, इसको नाम दे देते हैं E2। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है, ग्राउंड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ग्राउंड में है तो मतलब वो क्या था कि वो स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन क्या है, स्टेबल स्टेट में है। अब हमने क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को हम चाहते हैं कि वो इस स्टेट में जाए, E2 में, इस एक्साइटेड स्टेट में जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, एक फोटोन जो कि इसको एनर्जी दे, इलेक्ट्रॉन जो भी है इतनी एनर्जी दे कि वो इस शेल से, इस स्टेट से इस स्टेट में जाए। तो मतलब हमें क्या कर पड़ेगा, एक फोटोन देना पड़ेगा, ठीक है, इंसिडेंट करना पड़ेगा एक फोटोन को इस प्रोसेस के लिए होने के लिए। तो फिर जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्व कर लेगा, वो एनर्जी इसकी कितनी होनी चाहिए, HF मस्ट बी इक्वल टू E2 माइनस E1। जब इसके पास इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी तो ये क्या करेगा, ये जंप मार के आके इस स्टेट में चला जाएगा। ये कौन सी स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट। तो अब ये क्या किया इसने कि हमने एक इंसिडेंट फोटोन दिया, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद उसने जंप मारा और एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो अब ये क्या थी कि हमने जो है एक खुद इसको फोर्स दी, एक एनर्जी दी, उसके बाद इसने एब्जॉर्ब की और ये इसने प्रोसेस किया। तो ये कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, दैट इज़ स्टिमुलेटेड प्रोसेस, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट, दैट इज़ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, वो कैसे पॉसिबल है। इसी तरह हम लेते हैं, हमारे पास दो एनर्जी स्टेट्स हैं, ठीक है। ये आपके पास एक्साइटेड स्टेट है और ये आपके पास ग्राउंड स्टेट है। अब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में है, E2 E1। इलेक्ट्रॉन जो एग्जिस्ट कर रहा है वो किस स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में है। अब जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है उसकी कोई टाइम लिमिट होती है, ठीक है। मतलब कि वो अगर वो एक्साइटेड स्टेट में होगा तो वो कभी भी जो है उस स्टेट में पूरे टाइम के लिए नहीं एग्जिस्ट करेगा। कुछ टाइम बाद वो क्या करेगा, वो दोबारा अपनी स्टेट को चेंज करेगा, ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट में उसकी टाइम लिमिट होगी कि इस टाइम लिमिट में उस टाइम लिमिट के गुजरने के बाद क्या होगा, ये जो है इलेक्ट्रॉन जंप मारेगा कहाँ, अब इस स्टेट से दोबारा अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगा। जब ये दोबारा अपनी ओरिजिनल स्टेट में आएगा तो क्या करेगा, जब वो अपनी स्टेट में आएगा एक फोटोन एमिट करेगा।
अब ये देखें कि अब यहाँ पे हमने इस स्टेट में कोई बाहर से एक इलेक्ट्रॉन या फोटोन अप्लाई नहीं किया इसके ऊपर कि ये अपनी स्टेट को चेंज करे। इसने क्या किया, खुद से अपनी स्टेट को चेंज की। ये कौन सा प्रोसेस कहलाएगा? दैट इज़ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। खुद ब खुद ये प्रोसेस आपके पास ये अकर हुआ है इस स्टेट में, तो ये यहाँ आके ग्राउंड स्टेट में आएगा तो तब फोटोन एमिट होगा। तो ये आपके पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाएगा। अच्छा, ये जो टाइम लिमिट मैंने आपको बताया है जो एक्साइटेड स्टेट की है वो आपके पास होती है एटलीस्ट 10⁻⁸ सेकेंड। 10⁻⁸ सेकेंड जो है इस टाइम तक इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। इसके बाद क्या करेगा, वो ग्राउंड स्टेट में जब मर जाएगा। ठीक है, इसके बाद और आपके पास कुछ स्टेटमेंट, कुछ आगे चीज़ें आएंगी जो हम अभी पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम उनको देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यूँ हो आपके पास दो स्टेट्स हों E1 E2 और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं ग्राउंड स्टेट में और यहाँ पे 5, दैट इज़ एक्साइटेड स्टेट। अब यहाँ देखें कि अब हम देख रहे हैं कि एक्साइटेड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और ग्राउंड स्टेट में 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब क्या होगा, अब हमने क्या करना है, आपने ये एक बात याद रखनी है कि बेशक यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा हो या 5 या 10 या इससे ज़्यादा, अगर हमने इनको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना है तो हमने एक ही फोटोन को एमिट करवाना है इनके ऊपर, सॉरी एमिट नहीं करना, इंसिडेंट करवाना है। ठीक है, तो जिसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, HF = E2 - E1। तो ये क्या करेगा, इनको इनफ एनर्जी देगा तो ये सब क्या करेंगे, अपनी स्टेट को चेंज कर देंगे। तो ये सब जंप मार के अपनी इस स्टेट में आ जाएंगे। ठीक है, और ये दो जो होंगे वो क्या करेंगे, ये एक्साइटेड स्टेट से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आएंगे और साथ में क्या एमिट करेंगे, अगर 2 हैं 2 फोटोन और ये 1 फोटोन साथ में मिल जाएगा। ये भी कंडीशन है। ठीक है बच्चों, कि इस कंडीशन को हम कहते होते हैं इस टाइप की कि पॉपुलेशन इन्वर्जन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी और ये इन्वर्जन जो प्रोसेस होगा कहलाएगा पॉपुलेशन इन्वर्जन। 2 तरह की पॉपुलेशन इन्वर्जन होगी, एक नॉर्मल और एक जो होगी वो एक नॉर्मल पॉपुलेशन कहलाएगी। ठीक है, और एक कहलाएगी पॉपुलेशन इन्वर्जन। नॉर्मल पॉपुलेशन आपके पास क्या होगी, जो आपके पास लोअर एनर्जी स्टेट है, दैट इज़ ये आपके पास है लार्जर एनर्जी स्टेट, ये लोअर। ठीक है, ये आपके पास E2 है, ये E1 है। अगर पॉपुलेशन लोअर लेवल में हाई हो और लार्जर लेवल में क्या हो, कम हो, तो जो पॉपुलेशन कहलाएगी वो नॉर्मल पॉपुलेशन होगी। अगर इसके ऑपोजिट जब होगा, इसी प्रोसेस के बाद जब इन्वर्जन होगी तो ये 2 नीचे आ जाएंगे और ये अबव चले जाएंगे, तो ये जो इन्वर्जन कहलाएगी दैट इज़ पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है, नेक्स्ट पॉपुलेशन इन्वर्जन के टॉपिक की तरफ जाने से पहले हम देखेंगे कि मेटास्टेबल स्टेट क्या है, क्योंकि आगे हम ये स्टेट एक यूज़ करेंगे। मेटास्टेबल स्टेट आपके पास एक ऐसे एक्साइटेड स्टेट है ऑफ एटम और अदर सिस्टम विद अ लॉन्गर लाइफ टाइम, जिसकी लाइफ टाइम एक्साइटेड स्टेट से ज़्यादा होगी, उस स्टेट को हम कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ मेटास्टेबल स्टेट ड्रॉ करके कि कौन सी कहलाएगी। देन द अदर एक्साइटेड स्टेट, उसकी आपके पास जो टाइम होगा, लाइफ टाइम, दैट इज़ 10⁻³ अगर आपको याद हो, पीछे मैंने आपको बताया था 10⁻⁸ सेकेंड जो लाइफ टाइम होती है वो एक्साइटेड स्टेट में होती है।
और इसकी जो है इसके मेटास्टेबल स्टेट की लाइफ जो है वो 10⁻³ सेकंड होती है, जो कि एक्साइटेड स्टेट से ज़्यादा है। ठीक है, अब पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होती है? पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है? एटॉमिक पॉपुलेशन ऑफ एन एटम इन एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट इज़ इंटरचेंज। जो पॉपुलेशन है एटम्स की एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट की, जब वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे तो वो जो कहलाएगी वो पॉपुलेशन इन्वर्जन कहलाएगी। और लेज़र जो है पॉपुलेशन इन्वर्जन के बगैर इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब ये देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 2 स्टेट्स हैं, 2 नहीं बल्कि 3 स्टेट हैं। ये आपके पास है मेटास्टेबल स्टेट, एक आपके पास ग्राउंड स्टेट, दूसरी आपके पास है मेटास्टेबल स्टेट, तीसरी आपके पास है एक्साइटेड स्टेट। आपके पास जो एनर्जी है, नहीं, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है इन द ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, ई का मतलब एक्साइटेड स्टेट में जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है, और जी का मतलब ग्राउंड स्टेट में जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है। एक्साइटेड स्टेट के नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन अगर कम होंगे और ग्राउंड स्टेट के नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो तब क्या होगी? पॉपुलेशन इन्वर्जन होगी। पॉपुलेशन इन्वर्जन कब होगी? जब ऑप्टिकल पंपिंग होगी। ऑप्टिकल पंपिंग का मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे, हम यहाँ पे देंगे फोटोन, एक फ़ोटोन देंगे और ये फ़ोटोन इनको एनर्जाइज़ करेगा। एनर्जाइज़ करने के बाद ऑप्टिकल पंप करेगा और ये पंप होने के बाद अपनी स्टेट जो चेंज करेंगे और ये डायरेक्ट जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, ये आपके पास एक्साइटेड स्टेट में आ गए। अब जो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो हैं एक्साइटेड स्टेट में ग्रेटर हो गए हैं ग्राउंड स्टेट से। अब क्या होगा? ये कहलाएगी कंडीशन पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब इसके बाद आपके पास जब ये हमने एक फ़ोटोन दिया, इंसिडेंट फ़ोटोन, जिसकी एनर्जी क्या होगी? ये आपके पास E1 है, ये E2 और ये E3। E3 माइनस E1 की एनर्जी ये फ़ोटोन रखता होगा और ये फ़ोटोन जब आएगा इनको एनर्जाइज़ करेगा। ठीक है, ये अभी भूल जाएं। ठीक है, तो सॉरी ये हम इस स्टेट में आए हुए हैं। इस स्टेट को मैंने यहाँ नीचे किया है। इसके बाद क्या होगा? अब इस स्टेट में ये आ चुके हैं जब ये इतने फोटोन की एनर्जी दी थी तब जाके ये ऊपर गए थे। तो ये अब जो है इस स्टेट में कितने सेकंड तक एग्जिस्ट करेंगे? 10⁻⁸ सेकंड तक। फिर ये जंप मारेंगे मेटास्टेबल स्टेट में। मेटास्टेबल स्टेट में जंप मारेंगे तो ये इस स्टेट में कितने सेकंड तक एग्जिस्ट करेंगे? 10⁻³ सेकंड तक। इस स्टेट के बाद एग्जिस्ट करने के बाद जब ये अब ये जो फोटोन है ये फोटोन आगे गुजर गया, ये वही फोटोन है जो इंसिडेंट हुआ है। ठीक है, अब ये सारे जो हैं जो मेटास्टेबल स्टेट से दोबारा अपनी ग्राउंड स्टेट में आएंगे। ग्राउंड स्टेट में आने के बाद ये पांचों के पांचों अपना अपना एक फ़ोटोन क्या करेंगे? एमिट करेंगे। ठीक है, अपना अपना ये क्या कर रहे हैं? फ़ोटोन एमिट करेंगे। 5 ये फ़ोटोन होंगे और ये एक वो फ़ोटोन जो इंसिडेंट होगा। इस तरह का प्रोसेस जो है इस स्टेट में इस रिएक्शन में होगा। तो ये एक जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है ये प्रोड्यूस करे होंगे, जिसको हम लेज़र कहते हैं। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब कि एक ही कलर की कोई लाइट जो है वो एमिट कर रहे होंगे। ये आपके पास था लेज़र। अच्छा, इस प्रोसेस को ऑब्ज़र्व करने के लिए क्या किया गया था? 2 मिरर यूज़ किए गए थे। ठीक है, 2 मिरर आपके इस ट्यूब के लिए यूज़ किए गए थे। एक जो दोनों इस ट्यूब के दोनों एंड पे, ठीक है, एक एंड जो था वो टोटली रिफ्लेक्टिंग था और एक पार्शली रिफ्लेक्टिंग था। ये टोटली रिफ्लेक्टिंग था।
मतलब जो भी इसको लाइट मिलती वो उसको टोटल रिफ्लेक्ट कर देता, और ये पार्शली रिफ्लेक्टिंग था, मतलब अगर ज़्यादा इंटेंस लाइट आ रही है तो वो इसको क्या कर देता, इसको पास कर देता। ये पार्शली सिल्वर फील्ड था, सिल्वर मिरर था, मतलब ये पार्शली रिफ्लेक्ट कर देता था लाइट को। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब ये फोटोन आए, फोटोन जब आते गए तो इसने क्या किया, उन फोटोन को रिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये जो थे तमाम फोटोन एक ही डायरेक्शन पे जा रहे थे, एक दूसरे के पैरेलल, और इनमें से कुछ जो है पार्शियली रिफ्लेक्ट हो गए, और पार्शियल रिफ्लेक्ट होने के बाद इन्होंने एक ही मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है क्या की, रिफ्लेक्ट करके बाहर निकाली, और ये ही जो है लेज़र परफॉर्म करते हैं एक्शन। ठीक है, तो बेसिकली लेज़र क्या है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट हमें देते हैं, इंटेंस लाइट होती है, यूनी डायरेक्शनल होती है, और कोहेरेंट होती हैं। कोहेरेंट का मतलब ये हर टाइम अपने जो है लाइट एक दूसरे के इन फेज़ में रहती हैं, मतलब एक ये जो फोटोन आ रहा है उसकी वेव इस तरह की आ रही है, ये जो फोटोन है उसकी भी वेव बिल्कुल सेम उसी के जैसे आ रही है। अगर थर्ड फोटोन है उसकी भी वेव जो है उसकी इसी तरह आ रही है। ठीक है, तो ये आपस में कोहेरेंट हैं। ठीक है, जब ये इस लाइट जो थी, लेज़र की लाइट अगर देखी जाए, उस लेज़र की लाइट को जब देखा गया करीब से, तो वो क्या थे, वो बम्बार्डमेंट थी फोटोन की। फोटोन जो हैं एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे थे। ठीक है, अगला है आपका टॉपिक, दैट इज़ हीलियम नियॉन लेज़र। गैस यूज़ की गई हैं हीलियम और नियॉन जो हैं इसमें। तो इस ट्यूब में क्या किया गया, 85% हीलियम ली गई है, और उसके बाद जो है 15% नियॉन लिया गया, हीलियम नियॉन लेज़र। ठीक है, इन दो गैसेस को यूज़ करके इन्होंने लाइट बीम निकाली, जिनमें से 85% जो यूज़ की गई गैस वो है हीलियम, और 25% यूज़ की गई, 15% यूज़ की गई नियॉन। अब क्या हुआ, जो आपके पास है हीलियम और नियॉन, इन दोनों की जो मेटास्टेबल स्टेट है वो ऑलमोस्ट एक दूसरे के करीब करीब थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपके पास हीलियम है और ये इसकी मेटास्टेबल स्टेट है। ठीक है, ये जो एलिमेंट्स हैं इन दोनों की मेटास्टेबल स्टेट क्या थी, बिल्कुल सेम थी। ये आपके पास नियॉन है, ये सेम इसकी मेटास्टेबल स्टेट है, और ये ठीक है। अब क्या हुआ कि, और ये जो है इनकी एनर्जी जो है वो है 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट से जो एनर्जी है, ये आपके पास ग्राउंड स्टेट है, ये मेटास्टेबल स्टेट है, इसकी एनर्जी 20.61 थी, और इसकी ये आपके पास है हीलियम की, और ये आपके पास थी 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नियॉन की मेटास्टेबल स्टेट तक। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो ग्राउंड स्टेज थे, इलेक्ट्रॉन जो हैं जंप करके इस हीलियम की मेटास्टेबल में स्टेट में जाएंगे, तो ये बिल्कुल सेम थी, तो वो नियॉन की मेटास्टेबल स्टेट सेम वो अचीव कर लेंगे। फिर इसके बाद क्या होगा कि वो दोबारा अपनी ग्राउंड स्टेट में आएंगे, तो ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो एक फोटोन एमिट करेंगे, फोटोन एमिट करेंगे तो इस स्टेट में जो इनकी एनर्जी होगी वो आपके पास होगी 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो फिर ये अपनी वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आएंगे और क्या करेंगे, फोटोन एमिट करेंगे, उनकी एनर्जी होगी 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रिलेशन इन्वर्जन जो होगी इस स्टेट में वो होगी 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। स्पॉन्टेनियस एमिशन यहाँ पे होगी, ये जो एमिशन होगी वो कौन सी कहलाएगी, इसमें स्टिमुलेटेड एमिशन। फिर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो जो
इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा लाइट वो होगी अप्रॉक्सीमेटली किस वेवलेंथ की, 632.8 नैनोमीटर की वेवलेंथ, जो कि ऑलमोस्ट रेड वेवलेंथ, रेड लाइट की वेवलेंथ है। तो इससे जो लाइट निकलेगी वो रेड कलर की लाइट निकलेगी, ठीक है। ये जो फोटोन एमिट कर रहे होंगे तो उसकी एनर्जी आपके पास 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जनरेट होगी एट दिस हीलियम नियॉन लेज़र, ठीक है। हीलियम नियॉन लेज़र बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में अब यूज़ किए जाते हैं, मेडिकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, वेल्डिंग और रेटिनास को डिटैच करने के लिए। उसके बाद जो है ऑर्गेनेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और देखा जाता है कि अगर हमारी बॉडी में अगर ये ऑर्गेनेल नहीं होगा तो उससे हमारी बॉडी में क्या इफ़ेक्ट आएगा, ऐसा आपकी बुक में ये देखें दी गई हैं यूजेस। और फाइनली फोकस बीम ऑफ लेज़र हैव बीन यूज टू डिस्ट्रॉय कैंसीरियस सेल्स, और प्री कैंसीरियस सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए लेज़र यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल है और उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा जहाँ से वो स्टार्ट हुआ है, कभी वो स्कैटर्ड नहीं होगी लाइट। तो इसी वजह से एक टारगेट बनाया जाता है कि हमने यहाँ तक लाइट लेके जानी है, तो वो वहाँ ही लाइट पहुँचती है। कैपिलरीज को सील करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो इंटेंस हीट है उसको यूज़ करके लेज़र की वेल्डिंग पर्पस के लिए, मशीनिंग के लिए भी यूज़ की जाती हैं। और इक्विपमेंट के ऊपर अगर लाइनिंग करनी हो, उन लाइनिंग को जो ऐसी लोकेशन जिसके ऊपर क्या हो कि आपकी पॉसिबल ना हो जाना, तो उस लोकेशन के ऊपर लाइनिंग करने के लिए भी लेज़र को यूज़ किया जाता है। बहुत प्रिसाइजली ये लाइनिंग भी कर पाता है। वही बात आ गई है कि ये यूनिडायरेक्शनल लाइट होती हैं, तो बिल्कुल प्रिसाइज एक डायरेक्शन में जा रही होती हैं और प्रिसाइजली ही हमें वो वर्क करके देती हैं। और इसके बाद फ्यूजन रिएक्शन को इंड्यूस कराने के लिए भी जो पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है थ्रू लेज़र हम लेते हैं। इट कैन बी यूज़ फॉर टेलीकम्युनिकेशन, ऑप्टिकल अलॉन्ग ऑप्टिकल फाइबर में भी जो है ये यूज़ की जाती हैं। लेज़र बीम को यूज़ किया जाता है 3 डायमेंशन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, 3 डायमेंशन इमेज जो है ऑब्जेक्ट्स के दिखाने के लिए भी लेज़र बीम को यूज़ किया जाता है। होलोग्राफी में आपने देखा होगा पिक्चर में कि एक स्पेस में इमेज क्रिएट हुए होते हैं, ठीक है। वो जो स्पेस में इमेज क्रिएट हुए होते हैं वो थ्रू लेज़र ही क्रिएट किए जाते हैं। उस प्रोसेस को होलोग्राफी कहते हैं, ठीक है। आज का टॉपिक बस यहाँ तक ही, नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाकी अगर कुछ समझ ना आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।